साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पेंशन से रिलेटेड अर्थात एकीकृत पेंशन योजना जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जाता है और शॉर्टकट में यूपीएस के नाम से जाना जाता है, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पेंशन की जो ही बातें आती है तो यह बातें वहीं पे जा कर के अटकती है कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में गुजर बसर करने का सहारा, जब आपको पेंशन के रूप में राशि मिलेगी तो उस राशि से आपका जो बुढ़ापा गुजरेगा तो उसी राशि से आपका सहारा बनेगा। आप याद कीजिए कि 2003 में पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस समाप्त होने के बाद ही यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम मुद्दा रह गया था। 2003 में ओपीएस की जब समाप्ति हुई तो उस समय 2004 में केंद्र सरकार नई पेंशन योजना जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है और इसे एनपीएस यानी कि यह भी कह सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार इसे लेकर के आई, जिसका कर्मचारी संगठन ने भारी विरोध किया था और 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे शॉर्टकट में यूपीएस कहा जाता है, इसको लाया जाएगा। इसे प्रस्तावित किया जा चुका है। तो हम लोग यहाँ पे तीनों पेंशन योजना, भारत में जो 3 प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, तीनों पे कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिससे काफ़ी स्पष्टता हो जाएगी। कम समय में अधिक जानकारी, जो अहम जानकारी है, जो जानकारी जानने लायक ज़रूरी है, उसी को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ओपीएस और यूपीएस। ओपीएस कहने का अर्थ हो गया वही पुरानी वाली पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, और यूपीएस हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे एकीकृत पेंशन योजना, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रस्तावित है। तो इसमें पहला है कि पेंशन तय करने का सूत्र अलग अलग है। आप ओपीएस और यूपीएस दोनों में जो पेंशन निर्धारण का फॉर्मूला है वह अलग अलग तरीके से की जाने की बातें कही गई। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे बात नहीं करेंगे, हम लोग इसका अन्य वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। दूसरा पॉइंट इसका है कि ओपीएस में पेंशन आखिरी वेतन की 50% प्राप्त होती है पेंशन के रूप में, यानी कि आपका आखिरी वेतन क्या रहा, उसमें बेसिक अर्थात जो आपका मूल वेतन है, उसके बाद डियरनेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, दोनों जोड़ करके जो आखिरी वेतन है उसका 50% के रूप में आपको पेंशन राशि देय होती है। वहीं पे बात करें तो यूपीएस में पेंशन आखिरी 12 महीने का औसत, ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे ओपीएस में अंतिम वेतन का, फिर से इसको देख लें, ओपीएस में पेंशन आखिरी वेतन जो अंतिम वेतन है, अंतिम महीने का वेतन है, जहाँ से आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उसका बेसिक और डीए का 50% आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन यूपीएस में बात कही गई है कि आखिरी 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, यानी कि 1 साल में जो 12 महीने हैं उसका एवरेज निकाल करके मूल वेतन और डीए जो मिलेगा उसका 50% देय होगा। तो इस स्थिति में यहीं पे यदि तुलना किया जाए तो ओपीएस काफ़ी अच्छा है इस यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना से। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ओपीएस में कर्मचारी का अंशदान नहीं होता है, जबकि यूपीएस में 10% होता है। इसको समझ लें कि ओपीएस में जैसे आपका जो भी वेतन हो तो उस वेतन का यानी कि बेसिक और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं होता था, लेकिन यूपीएस में 10% महंगाई भत्ता और बेसिक दोनों जोड़ करके उसका 10% कर्मचारी का अंशदान लगाना पड़ता था। उस स्थिति में आपको यानी कि एनपीएस में यही बातें उसमें भी शामिल है और यूपीएस में भी वही बातें ली गई है, लेकिन इसमें कुछ कुछ और भी बातों को उसमें विस्तृत किया गया है, उसको आगे चल करके हम लोग समझेंगे पुनः। उसके बाद आगे देखा जाए
तो यहाँ पे इससे काफ़ी स्पष्टता होगी इस टेबल से कि कौन सी पेंशन स्कीम आपका बेहतर है, कौन सी पेंशन स्कीम बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस है। तो गारंटीड पेंशन इधर नाम लिखा हुआ है। तो गारंटीड पेंशन, तो गारंटीड पेंशन में ओपीएस है, हाँ में जवाब आएगा। एनपीएस नहीं है, लेकिन यूपीएस में पुनः गारंटीड पेंशन को रखा गया है। उसके बाद अंशदान स्कीम, ओपीएस में कोई भी कर्मचारी का अंशदान नहीं होता था। एनपीएस में 10% होता है। उसके बाद यूपीएस में भी कर्मचारी का 10% होता है। तो वही बातें हैं कि अंशदान में ओपीएस में नहीं होता है, लेकिन एनपीएस में होता था। उसके बाद यूपीएस में भी इसकी भी अंशदान होने की चर्चा की गई है। उसके बाद बजट में प्रावधान, तो ओपीएस में इसका प्रावधान है बजट में, लेकिन यहीं पे देखा जाए तो एनपीएस में नहीं प्रावधान है और यूपीएस में भी नहीं है। महंगाई से जुड़ा की बात करें, महंगाई से जोड़ने की बात करें तो ओपीएस में हाँ, उसके बाद एनपीएस में नहीं और यूपीएस में पुनः ओपीएस ऐसा ही हाँ कहा गया है, अर्थात महंगाई से यह एडेड रखा गया है। उसके बाद फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन में ओपीएस में हाँ, एनपीएस में हाँ और यूपीएस में भी हाँ की चर्चा है। तो इस प्रकार से इससे काफ़ी स्पष्टता हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, जो गजट प्रकाशित हुआ था उसमें भी कुछ बातें हैं जो खास करके यूपीएस से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग देख लें। यहाँ से यूपीएस से लाभ इस प्रकार से आपको मिलेगा कि इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्ययन निम्नानुसार होगा। अर्थात कोड नंबर है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल्य वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अहरक सेवा के पश्चात देय होगा। यानी 50 साल की यदि आप नौकरी करते हैं तो इस स्थिति में आपकी जो 50% पेंशन के रूप में होगी वह प्राप्त होगी। और इसके बाद खो नंबर पॉइंट है, कम अहरक सेवा अवधि में के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। कहने का अर्थ हो गया कि जिस प्रकार से आपकी सेवा होगी, कम सेवा रहेगी, 25 साल से कम रहेगी, तो उस अनुसार से अनुपातिक के अनुसार से भुगतान होगा पेंशन का। अगला पॉइंट है कि 10 साल या उससे अधिक की अहरक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीड युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यानी 10 साल या 10 साल से अधिक है तो उस स्थिति में 10,000 रुपये आपका फिक्स हो जाता है। अगला पॉइंट है इसका कि न्यूनतम 25 वर्ष की अहरक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्ष प्राप्त कर लेता है। यह हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट में है कि अधिवर्षिता के पश्चात भुगतान धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके परिवारजन को 60% के रूप में भुगतान स्वीकार होगा। उसके बाद महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो इस पे लागू होगा। इसको आप सावधानीपूर्वक पढ़िए, सब कुछ दिया हुआ। हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको यहाँ पे ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अहरक सेवा प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों, मूल वेतन और महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवर्षिता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। उसके बाद अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर वेतन बनेगा। पहला है कि कर्मचारी के अंशदान, यानी कि कर्मचारी का अंशदान जो 10% की बातें कही गई है, उसी के बराबर सरकार देगी अंशदान
10% यदि कर्मचारी देती है तो उतना ही 10% अंशदान सरकार देगी, और केंद्र सरकार का जो अतिरिक्त है एक्स्ट्रा अंशदान है के साथ एक फुल कॉपर्स यानी कि पूर्ण कॉपर्स का निर्माण होगा। तो यहाँ पे फिर उसी बातों को रिपीट किया गया है कि कर्मचारियों के अंशदान का 10% होगा, इसके बराबर ही केंद्र सरकार की भी अंशदान 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉपर्स में जमा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर जो अतिरिक्त की बात कही गई है, केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी। तो कहने का अर्थ हो गया कि कर्मचारी को 10% लगाना होगा, फिर सरकार 10% देगी और अतिरिक्त में 8.5% देगी। कुल मिलाकर के लगभग 18% आप गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, और कुल मिलाकर के 18% और 10% मिला देंगे तो 28% आपका यह सेव होते जाएगा, एक फंड में जमा होते जाएगा, और अंततः जो फॉर्मूला तय किया जाएगा इसके आधार पे जो किया गया है, इसमें आप पढ़िएगा, फॉर्मूला भी निर्धारित किया गया है, उसी के आधार पर आपको पुनः पेंशन प्राप्त होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कम समय में कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से प्रस्तावित है, उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन भी किए। तो निश्चित रूप से हम लोग कम समय में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको समझने का प्रयास किए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।